सनात बकार टीएस तेरा पता अरे एक सेकंड रुक जा। ओके जस्ट अ मिनट। हाँ चलो अब सब ठीक है। एक बार मैं भी वॉइस चेक कर लेता हूँ जस्ट मैं। तो बिल्कुल ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। हालांकि जो लोग मेरे से व्हाट्सएप में एडेड है उनको मालूम है मैं क्या कहने वाला हूँ कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया सीबीएसई से कि तुम्हारा जो 12th का जो बोर्ड्स का जो सिलेबस है इट हैज बीन रिड्यूस्ड। ओके 5 चैप्टर क्लास 12 से हटा दिया गया है। हटा दिया गया। व्हाट आर दोस 5 चैप्टर्स? अनफॉर्चुनेटली एक चैप्टर हम लोग ने कर दिया। अच्छा तुम लोग सेबा बोर्ड के हो तो तुम लोग का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि अगर सेबा सीबीएसई वाला घटा रहा है तो सेवा वाला और बाकी अन्य बोर्ड जो है वो लोग भी घटाएगा, बिकॉज इट हैज टू बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। और जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग की मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करेंगे और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करेंगे उनके लिए भी वो घटेगा, ठीक है। वो सिलेबस घटने वाला है। मैं बायो का, क्योंकि मेरे पास बाकी सब्जेक्ट का भी है, बट बायो का मैं बता देता हूँ कि बायो का जो है वो तुम्हारा क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12 में तुम्हारा जो चैप्टर हम लोग ने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर घट चुका है। मतलब ये खत्म हो चुका है, इस साल नहीं आने वाला, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ा दिया कोई बात। दूसरा इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है ये इवोल्यूशन भी हटा दिया गया है। तीसरा अगर सेवा बोर्ड से नोटिफिकेशन नहीं आता है 2 महीने के भीतर तो मैं पढ़ा दूंगा बात, ठीक है। अदरवाइज मुझे तो लग रहा है घटने वाला है। ओके तीसरा जो है स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर भी जा चुका है। और फिर इकोसिस्टम नंबर 4, इकोसिस्टम का जो चैप्टर है ये भी डिलीट हो चुका है। और एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर क्लास 12 के सिलेबस में ये 5 चैप्टर, ठीक है। क्या क्या चैप्टर है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन, स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इश्यूज।
ये एक्चुअली दिल्ली का जो जो एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, तो दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि नीट जेडब्ल्यू हो चाहे बोर्ड्स का एग्जाम हो नेक्स्ट सेशन, क्योंकि कोविड में इतना बच्चों का पढ़ाई लॉस हो चुका है, तो एटलीस्ट 30% जैसा घटाना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शायद उसके बारे में सोचा था, सीबीएसई ने बैठक किया, तो दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबने शायद मिलकर बातचीत किया होगा और उन्होंने ये आज फाइनली ये डिसीजन लिया सीबीएसई ने कि 5 घटा दिया होगा, 5 घटा दिया मतलब, ठीक है। तो सीबीएसई क्योंकि एक नेशनल बोर्ड है, तो आई एम प्रीटी श्योर सेबा भी उसी को मानेगा। तो सेबा में भी ये 5 चैप्टर्स है, एनसीईआरटी बुक तो दोनों के लिए सेम है, तो ये चैप्टर तो गया। और नीट में भी आई डोंट थिंक कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखो जो नीट एग्जामिनेशन ये सबके लिए है, चाहे तुम कोचिंग लो चाहे तुम कोचिंग ना लो, ठीक है। अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, बहुत बच्चे ऐसे भी है जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ के ही एग्जाम देते हैं, तो उनके साथ तो अनफेयर हो जाएगा ना ये चीज। तो आई थिंक नीट के लिए भी ये नेक्स्ट सेशन में नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन देना था और कुछ नहीं। बाकी सब्जेक्ट का बच्चों, मैं तो बायो का एक्सपर्ट हूं ना, ठीक है। मैं ग्रुप में ट्राई करूंगा भेजने को, ठीक है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा इफ पॉसिबल, ओके, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई विल सेंड, डोंट वरी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर टुडे। ध्यान से समझने का कोशिश करना, बिल्कुल टफ नहीं लगने वाला है, आराम से देखो, ठीक है। और रिवीजन के लिए तो तुम लोग को पता ही है, चैनल में मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो स्टार्ट कर। देखो भैया, लिखते जाना, स्टेप्स एंड स्टेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो एक बात समझो यहाँ पे, एक बात समझो यहाँ पे कि जैसे हम लोग कोई भी, तुम जैसे रामायण का स्टोरी ले लो, चाहे तुम महाभारत का स्टोरी ले लो, कुछ भी स्टोरी ले लो, जो भी हम लोग स्टोरी, या फिर हम लोग जो भी कोई जो मान लो मूवीज जो हम लोग सीरीज में देखते हैं, जैसे मार्वल मूवीज हो गया। अगर कोई बच्चा जाकर के डायरेक्ट एवेंजर्स एंड गेम देखता है, ठीक है, तो उसको स्टोरी लाइन कुछ समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज बहुत सारे मूवीज है, आयरन मैन 1 से लेकर के एवेंजर एंड गेम तक मूवी पहुंचा है, ठीक है। हालांकि आजकल हम लोग नेटफ्लिक्स में सीरीज भी देखते हैं, हम लोग सेक्रेड गेम्स देखा होगा, तुम लोग ने मिर्जापुर देखा होगा, और अलग अलग अमेजोन प्राइम में अलग अलग सीरीज आता है, नेटफ्लिक्स में अलग अलग सीरीज आता है, ठीक है। देखना वहां पे एपिसोड 1 एपिसोड 2, तुम अगर डायरेक्ट एपिसोड 8 में छलांग मारोगे ना तो तुमको समझ में नहीं आए। वैसे ही, क्या बोला गया, पहले का नोट्स है मेरे पास तो फिर से लिखना पड़ेगा। मत लिखो कोई बात नहीं, लेकिन जहां उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था ना चैप्टर, तो शायद जहां तक तुम्हारे पास है जो चीज सिमिलर है, ठीक है। ये तो मैं नोट से नहीं बता रहा हूँ, मैं तो मेमोरी से ही बता रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो सूरज, अगर तुम्हारे पास पुराने नोट से अगर मैच हो रहा है तो लिखने का जरूरत नहीं है, और जहां से मैच नहीं होगा या जहां पे तुम्हारा नोट्स खत्म हो गया वहां से लिखना शुरू करो, ठीक है। इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। ये छोटा मोटा सवाल मत पूछो यार, सब तो तुमको पता ही है, इसमें क्या पूछना है। तो स्टेप्स एंड स्टेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जैसे कि एपिसोड 1 2 3 4 ऐसा होता है ना कि हम लोग सेक्रेड गेम सपोज अगर नेटफ्लिक्स में देखना हो तो मैं डायरेक्ट एपिसोड 8 देखूंगा तो मुझे कुछ प्लॉट वगैरह कुछ समझ नहीं आएगा, आई हैव टू स्टार्ट विद एपिसोड 1। तो वैसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी चीजें स्टेजेस में होती है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट तुम प्रेगनेंसी पढ़ लोगे, डिलीवरी पढ़ लोगे, हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता। स्टेजेस में एपिसोड 1 एपिसोड 2, रामायण अगर तुम कहानी देखोगे तो तुमको पहले पता होगा कि राम जी बोल के और सीता जी बोल के एक किंग और क्वीन, दे वर वेरी मच लिविंग हैप्पीली इन अयोध्या। उसके बाद अचानक से मम्मी वाला इशू हुआ, मम्मी ने बोल दिया, वचन दिलवा दिया कि इसको वनवास भेजो, वनवास गया, वनवास में फिर फिर सुपर्णखा आता है कैरेक्टर, फिर वो नाक कटता है, फिर रावण के पास जाता है, रावण किडनैप करता है सीता माँ को, फिर उसको लेके लंका जाता है, एंड देन देयर इज अ फाइट, ओके, टू गेट, रामा फाइट्स टू गेट हिज वाइफ बैक, ओके। सो ऑल दोस थिंग्स इफ आई टेल यू डायरेक्टली अगर मैं तुमको डायरेक्ट सीधा शुरू कर दूं कि ये कुंभकर्ण है रावण का भाई, तुम बोलोगे रावण कौन, ठीक है, क्यों लड़ाई हो रहा है अचानक से।
सबके पीछे प्लॉट एंड एक एक एपिसोड्स में एक एक रिलेशन है ना इधर से उधर तक। तो वही चीज यहाँ पे भी है बच्चों, वही चीज जो है यहाँ पे भी है। हमको स्टेजेस में, स्टेप्स मतलब स्टेजेस में पहुंचना है, राइट? तो देखो व्हाट आर दीज। फर्स्ट एपिसोड जो होने वाला है हमको, हम जो पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है? लास्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ा था कि जो इवेंट्स है, मैंने पढ़ाया था कि जो इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। प्री रिप्रोडक्टिव, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाले को प्री फर्टिलाइजेशन कहते थे। वहां पे 2 चीजें होता था, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस में भी जो मर्दों में बनता है, अभी हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे, सिर्फ दूसरे जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना इस चैप्टर में। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, ओके? और एक बात मैं शुरुआती तौर पे बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है, ये इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया तुम्हारे सिलेबस में ताकि बच्चों को, जो तुम लोग 16-17 साल के छोटे छोटे बच्चे हो, 17, 16, 18 इस रेंज के, इस एज ग्रुप के हो, सबके सब, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टू हैव प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, ठीक है? यू शुड हैव थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स एजुकेशन। अब जरूरी नहीं है तो आगे जाके कि सब कोई, तुम लोग में से कोई डॉक्टर बनेगा या कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनेगा, ऐसा तो नहीं है, या कोई सेक्सोलॉजिस्ट बनेगा, नहीं बनने वाला। तो तुम लोग अलग अलग फील्ड्स में भी जा सकते हो। बट ये चीज, बट समडे और दी अदर यू माइट बी ए फादर, यू माइट बी ए मदर, तो तुम्हारे लिए ये चैप्टर्स जानना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कि हमारा कंट्री में ये प्रॉब्लम भी है, बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है, और सोसाइटी का अपब्रिंगिंग, कि इस टॉपिक को टैबू माना जाता है। टैबू मतलब जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने में हिचकी जाते हैं, घबराते हैं, ये वो। तो बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का ह्यूमन फिजियोलॉजी ही है। तुमको जब डाइजेशन वाला चैप्टर क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, जब एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है, तब तो हम लोग नहीं हंसते, तब तो हम लोग वैसा कुछ रिएक्ट नहीं करते कि ये कुछ अलग चीज है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जानवरों को जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करना ही होगा, और रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, और जो चैप्टर 3 और 4 में ऐसा नहीं है कि वी विल बी यू नो वेरी मच नैरो माइंडेड अबाउट इट, और वी लाफ अबाउट इट, वी गिगल अबाउट इट। नो, दिस शुड नॉट बी योर एटीट्यूड एज साइंस स्टूडेंट्स। हम अगर हमारे में किसी में भी ये एटीट्यूड है तो आज ही हमको एटीट्यूड खत्म कर देना है, ठीक है? कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं बनेंगे। हमारे लिए एक रेगुलर टॉपिक है। दूसरा लोग हंस सकता है, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को हंसने दो, तुम लोग नहीं हंस सकते। और जो मेडिकल एस्पायरेंट है तो बिल्कुल नहीं हंस सकता, ठीक है? बिकॉज इट इज नथिंग टू लाफ अबाउट इट, और नथिंग टू बी यू नो कि शर्म आ रहा है, ये हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ शर्म करने वाला बात नहीं है। और तुम लोग का मिसकंसेप्शन क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि दिस इज अ प्रॉब्लम। स्कूल कॉलेजेस में भी ये चैप्टर जो है सही से नहीं पढ़ाते। पता नहीं उनको किस बात का शर्म, टीचर्स को भी इतने बड़े हो गए, वो खुद बाप और माँ बना हुआ है फिर भी शर्म कर रहा है। यार मुझे नहीं पता, हम लोग तो नहीं बने ना, हम लोग तो बैचलर है। बट आई डोंट नो why they feel shy about it. This is like और ये this is one of the reasons why our society is not progressing. We'll have to make these topics very much like you know कि हम डिस्कस कर पाए। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारी उम्र में, या मैं भी जब 9-10 में पढ़ता था, या 11-12, उस समय चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, एक क्यूरियोसिटी जागता है दिमाग में कि होता क्या है भाई ये सब चीजें, ठीक है? हम लोग वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू गुड स्टफ, बैड स्टफ एट दैट सेम टाइम, ओके? कुछ वीडियोस तुम्हारे दोस्त दिखा देंगे इसके रिलेटेड, तो या दैट इज डिफरेंट। उसको मैं सही नहीं करार कराता, बिकॉज उससे लोगों को एडिक्शन भी होता है। वो जो जिसको लोग यू नो यू से पॉर्न वीडियोस बोलते हैं, अश्लील वीडियोस बोलते हैं, ओके? दोस थिंग्स I am not preferring that one. Okay, proper sex education means you should have proper knowledge of the reproductive organs, okay, how they function, how to have kids and how to not have kids. दोनों important है, ठीक है? बहुत कपल्स ऐसे होंगे जिनको बच्चे चाहिए, जिनको अभी बच्चे चाहिए, और कोई ऐसे होंगे जिनको अभी बच्चे नहीं चाहिए। उसके लिए चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है? चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन को रोकना कैसे। बहुत कपल्स ऐसे होंगे जिनको मान लो 5 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, तो उनका केस समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हम लोग को इस चैप्टर में, और ध्यान से समझना, ये लाइफ टाइम ये चैप्टर काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर यहाँ खत्म कर लिया तो बात खत्म, नहीं। दिस चैप्टर विल हेल्प यू थ्रू आउट लाइफ, ओके? और मैं अभी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यही बोल रहा हूँ तुम लोगों की, डू नॉट बी शाय अबाउट इट। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? लड़कियां भी, बहुत लड़कियां तुमको मालूम है, बिकॉज दे कैन नॉट, ये हमारा सोसाइटी ऐसा बना हुआ है, दे डू नॉट रिवील। अगर क्लास में उसका कुछ
हो जाता है, सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है उसके क्लास में, वो अपने टीचर तक तो भी नहीं बता पाती है। उससे पता है कितना वो महामारी का शिकार हो सकती है, क्या क्या बीमारी उसको हो सकता है अगर उसको टाइम में सैनिटरी नैपकिन नहीं मिला। और सेक्स एजुकेशन नहीं होने के कारण तुमको मालूम भी नहीं होगा कि गांव देहात में बहुत लोग बहुत ही अनहाइजीनिक चीज लगाते हैं टू कवर द मेंस्ट्रुअल ब्लड, जैसे एशेस हो गया, पेड़ के पत्ते हो गए, ये सब चीजें लगाते हैं। वो लोग सैनिटरी नैपकिन यूज ही नहीं करते हैं, इससे बहुत औरतें मर चुके हैं। तो अगर हम लोग इन सब बातों पे डिस्कस ही नहीं करेंगे, या फिर सही से अगर इसका प्रॉपर नॉलेज लेके हम लोग औरतों को, गांव की औरतों को नहीं देंगे, तो उनका लाइफ में हम लोग एक तरीके से खतरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एवरीवन, ये बहुत लोग टीम बना बना के गांव में जाकर एजुकेशन भी देता है टू द विलेज कपल्स देयर, ओके। एंड अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस भी अलग अलग बॉडीज भी ये काम करता है, गवर्नमेंट का भी कई सारे बॉडीज है। तो तुम्हारे को जो भी नॉलेज मिलेगा क्लास 11 और 12 के जो भी सिलेबस में जो भी मिलेगा, आगे जाकर के तुम एमबीबीएस करो मत करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, वो डिपेंड करता है क्या कपड़ा यूज कर रहा है, कॉटन का है तो सही है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? सो तुमको जो नॉलेज मिलता है, यू शुड एटलीस्ट टेल people around you, and you should at least make, जो at least अपने फैमिली में तो ये चीज कर सकते हो कि तुम लोगों को अपने फैमिली में तो बोल सकते हो कि नहीं, ये काफी नॉर्मल चीज है बात करना, आप लोग जो हिचकिचा रहे हो इससे मेरी बहन को या फिर मेरा जो मतलब जो भी भतीजी है, बहन है, जो छोटा उम्र जो बड़ा होने वाला है, अगर हम लोग ऐसा, या तो उसको भी बहुत सारी बीमारियां हो सकता है अगर हम लोग इसके ऊपर सही से डिस्कशन नहीं करते। इफ यू डोंट टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, you might have a 12-year-old sister, you might have a 13-year-old sister, वो हिचकिचाएगी, तुमसे नहीं बोलेगी, वो उसको शर्म आएगा भैया से बात करने को, शर्म आएगा पापा से बात करने को, शर्म आएगा मम्मी से बात करने को। सो देयर आर मेनी इश्यूज रिलेटेड टू इट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये बात मुझे स्टार्टिंग में बता देना था, तो मैंने बता दिया। Yes, you should not be, nobody should be reluctant while talking about it. It's nothing to be shy, it's just a regular topic. Okay, chalo, let's start. First thing is gametogenesis, right? गेमिटोजेनेसिस मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, गैमिट का फॉर्मेशन होना। मर्दों में, अभी हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो मर्दों में बनता है स्पर्म, इसलिए फीमेल वाले को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के केस में हम लोग उसको बोलते हैं oogenesis, है ना। एग का बनना को बोलते हैं oogenesis, स्पर्म के बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज एपिसोड नंबर 1, पहला एपिसोड में ये होगा। अब क्या होगा, गैमिट का ट्रांसफर, गैमिट का ट्रांसफर, और ह्यूमन बीइंग में जो गैमिट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल, यहां लिख देता हूं, तुम लोग अच्छे से लिखना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, TRACT, मतलब वेजाइना में। फिर वेजाइना से वो सर्विक्स आगे यूट्रस में पहुंचेगा, बट वेजाइना में डाल देना स्पर्म को, स्पर्म्स को वेजाइना में डाल देना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देना, उसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्म एक्चुअली एक बड़ा फ्लूइड जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, आगे डिस्कस करूंगा सीमेन और स्पर्म क्या डिफरेंस तुमको पता चलेगा। अभी के लिए ये बात याद रखो कि जो मर्द के अंदर से जो फ्लूइड निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। सीमेन को अंदर डाल देना, इसलिए बोलते हैं इंसेमिनेशन। कहां अंदर डालना? फीमेल के बॉडी में अंदर डालना। दिस इज द एपिसोड नंबर 2। ओके, नाउ व्हाट इज एपिसोड नंबर 3? एपिसोड नंबर 3 इज, बच्चों अब क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएगा। दिस इज नोन एज सॉरी, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन हमको मालूम है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, और मिल करके वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन लिखो यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट,
fusion of male and female gamete. Okay, fusion of male and female gamete to form zygote, a diploid structure known as zygote. To form a diploid structure known as zygote. गैलेक्सी J6 जो भी है, आप अपना नाम जरूर रीनेम करके लिख दीजिए ताकि मैं आपको एड्रेस कर पाऊं. बाकी लोग का अपना अपना नाम है. जाइगोट. ओके, ठीक. इंसेमिनेशन बेटा अभी अभी तो दिखाया सूरज. ट्रांसफर होने को इंसेमिनेशन बोलते हैं. अभी अभी तो बोला यार, ध्यान दो. एपिसोड नंबर 2 में क्या बोला था? हाँ, जाइगोट बनने के बाद ठीक है, जाइगोट बनने के बाद उसमें माइटोटिक डिविजन होता है जो आगे जाके एम्ब्रायो बनता है. उसी माइटोटिक डिवीजन के दौरान एक पर्टिकुलर स्टेज आता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं ब्लास्टोसिस्ट क्या है, बाद में बताऊंगा. ठीक है, अभी देखो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं रावण को, लेकिन रावण कौन था, रावण का मम्मी का नाम क्या, पापा का नाम क्या, रावण का बच्चे कितने हैं, रावण का भाई कौन है, ये सब मैं नहीं बता रहा हूं. बट मैं रावण को इंट्रोड्यूस जरूर कर रहा हूं यहाँ पे एपिसोड नंबर 4 में. जब तुम पूरा एपिसोड नंबर 4 देखोगे तो तुमको पता चलेगा रावण का बैकग्राउंड क्या है. समझ रहे हो? तो नंबर 4 इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? आई विल टेल यू, डोंट वरी. अभी ऐसा ध्यान रखो कि जाइगोट का ही डेवलपमेंट स्टेजेस में एक स्टेज आता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज इन एपिसोड नंबर 4 में हम लोग इसको पढ़ेंगे. फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम लोग एपिसोड नंबर 4 में पढ़ेंगे. एपिसोड नंबर 4 में पढ़ेंगे. ठीक है जी, चलिए. दिस इज एपिसोड नंबर 4. व्हाट इज एपिसोड नंबर 5 बच्चों? व्हाट इज एपिसोड नंबर 5? एपिसोड नंबर जो 5 है, दैट इज एपिसोड नंबर 5 जो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना वो जाकर के यूट्रस के वॉल में जाकर के धस जाता है. जैसे हम लोग जमीन को खोद करके एक पौधा को धसा देते हैं अंदर जमीन के, उसी प्रकार से ये जाकर के धस जाता है. इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. प्लांटेशन, जब प्लांट लगाते हो तो क्या करते हैं हम लोग, जमीन को थोड़ा सा सॉइल उगा के उसमें डाल के फिर सॉइल में उसको धसा देते हैं. उसी प्रकार से जो तुम्हारा जो क्या बोलता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके यूट्रस के वॉल के अंदर धस जाता है. ठीक है, तो दिस स्टेप इज नोन एज एपिसोड नंबर 5 का नाम क्या है? इम्प्लांटेशन. डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा कैसे धसता है, क्या होता है. इम्प्लांटेशन इज बेसिकली व्हाट? इट इज द attachment of blastocyst into the uterus का wall, into the uterine wall. ठीक है, यूट्रस के वॉल में धस जाने को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं. दिस इज स्टेप नंबर 5. अब इम्प्लांटेशन होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट धस गया उसमें अब एम्ब्रायो का फर्दर डेवलपमेंट होगा और ये फीटस में कन्वर्ट होगा. मतलब छोटा सा बेबी जो माँ के पेट में रहता है और वो बड़ा होता रहेगा, 9 महीने तक बड़ा होता रहेगा. ये पूरा 9 महीने तक का जो पीरियड है इसको आप लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन पीरियड, जो कि आता है तुम्हारा एपिसोड नंबर 6 में. ठीक है, एपिसोड नंबर 6 जो होगा बच्चों, एपिसोड नंबर 6 जो होगा, एपिसोड नंबर 6 इज जेस्टेशन पीरियड. GESTATION, जेस्टेशन पीरियड. मेडिकली हम लोग जेस्टेशन पीरियड वर्ड का यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको प्रेगनेंसी कहा जाता है. ठीक है, ये यूजुअली कितना टाइम का होता है? दिस इज यूजुअली 280 डेज बोलो या फिर तुम 40 वीक्स बोल दो. ठीक है, या फिर तुम कितना बोल सकते हो, 9 मंथ्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज यूजुअली इतना होता है. कोई का 8 महीने में भी हो जाता है, कोई का 10 महीने तक भी पहुंचता है. इट इज नॉट अ बिग डील. हम लोग एवरेज लेते हैं. ठीक है, 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज इज द, ज्यादातर औरतों में तो यही देखा जाता है. ठीक है, चलो
उसके बाद जब कंप्लीट फीटस बड़ा हो जाएगा, माँ के पेट में डेवलपमेंट हो गया, प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा खत्म हो गया, अब 9 महीने बाद वो बच्चा निकल के आएगा, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में चाइल्ड डिलीवरी बोलते हैं, और हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं पर्चुरेशन। पर्चुरेशन का मतलब क्या है? चाइल्ड डिलीवरी। दिस इज आवर एपिसोड नंबर 8, चाइल्ड डिलीवरी। ठीक है जी। और फाइनली जब बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद माँ 2 से 4 साल के भीतर, यूजुअली इट्स फ्रॉम 1.5 years to 3.5 years, लेट्स से 2 years, 2 साल तक माँ जो है उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है। दैट पीरियड इज नोन एज, दूध पिलाने वाले पीरियड को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। और उस दौरान फीमेल के अंदर में मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है। दिस पीरियड इज नोन एज लैक्टेशन। और लैक्टेशन के दौरान उस फीमेल के अंदर दूध बनता रहता है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा एपिसोड्स 5 6। आई थिंक कुछ नंबरिंग में उल्टा पल्टा हुआ है, सॉरी। हाँ, नंबरिंग में यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पल्टा हुआ है। 6 के बाद 7 आएगा ना, मैंने 8 लिख दिया। यही होता है बायो के टीचर का, मैथ्स कमजोर होता है देखो। 7 8, ठीक है। अच्छा, तो ये था सारा का सारा एपिसोड। अभी हमको एक एक करके देखना है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का, क्या क्या ऑर्गन्स मौजूद होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। और हाँ, तो ये क्या क्या हो गया एपिसोड हमारा, व्हाट आर द एपिसोड्स। तो हम लोग शुरुआती तौर से देखते हैं एकदम सबसे पहले। पहला एपिसोड गैमेटोजेनेसिस, मर्दों में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवम बनेगा। फिर मेल जो है अपना स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर रख देगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद मेल और फीमेल के मिलेगा और वो क्या बनाएगा, वो जाइगोट बनाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद जाइगोट में ही कुछ डिविजन्स आएंगे, और जाइगोट विल अंडरगो सर्टेन डिविजन्स, और एक पर्टिकुलर स्टेज में पहुंचता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 5 इज वो ब्लास्टोसिस्ट जो है जा करके यूट्रस के वॉल में जाकर के धस जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद तुम्हारा बच्चा का माँ के पेट में, यूट्रस के अंदर, ओके, पेट में, कहाँ पे, यूट्रस में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूट्रस को तुम अगर देखोगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने हालांकि यूट्रस को लाइव देखा हुआ है। तो यूट्रस जो होता है एक टेनिस बॉल के साइज का होता है, इतना छोटा होता है, हाथ में आ जाता है। लेकिन वो अपना टाइम से 50 टाइम्स तक वो एक्सपांड कर जाता है वाइल डेवलपमेंट, ठीक है। यूट्रस का जो टिश्यूज है वो काफी एक्सपेंडेबल टिश्यूज है, और जो पूरा का पूरा वैसे ही बना होता है, वो काफी ज्यादा 50 गुना, ठीक है। बच्चे का, एक बच्चा जो छोटा बच्चा जो होता है उसका साइज कम से कम इतना तो होता ही होगा ना, इतना मेरा आर्म के समान तो होता ही होगा। तो टेनिस बॉल में इतना बड़ा चीज कैसे घुसेगा, तो वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होना, फिर ब्लास्टोसिस का इम्प्लांट होना, फिर प्रेगनेंसी का पीरियड आना, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद चाइल्ड का डिलीवरी वाला दिन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चाइल्ड डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पर्चुरेशन। दैट इज एपिसोड नंबर 7। एंड फाइनली लास्ट एपिसोड है हमारा लैक्टेशन। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, 2 साल से 4 साल के भीतर, राइट, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट लिख लो कि ऊपर से नीचे तक जितना भी स्टेप्स मैंने लिखा है, दीज ऑल दीज स्टेप्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सम केमिकल मैसेंजर्स, जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं, जिसके बारे में तुम क्लास 11 के केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, ठीक है। हार्मोन क्या है, अलग अलग हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ पे 2 हार्मोन काम आता है। एक ग्लैंड मौजूद है ब्रेन में, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। और गोनेड्स में जो हार्मोन है, मतलब टेस्टिस में जो हार्मोन है, और फीमेल में जो ओवरी में जो हार्मोन है, ये हार्मोन, अलग अलग हार्मोन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जितना इस चैप्टर का जरूरत होता है। हालांकि डिटेल अबाउट हार्मोन इज गिवन इन क्लास 11, ठीक है। तो जिन्होंने मेरे से क्लास 11 किया उसको मालूम है अच्छे से, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी 12 का पढ़ लो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग को 12 का जितना, हाँ, इतना तो पढ़ा दूंगा हार्मोन का इंफॉर्मेशन, जितना तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हो जाए उतना तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखो ऑल दीज स्टेप्स, मतलब स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक, all these steps are under the influence of, are under the, हाँ जी, all these steps are under the influence of, या फिर कंट्रोल ऑफ भी बोल सकते हो, पिट्यूटरी एंड
गोनेड, GONAD, गोनेड मतलब जो मेन सेक्स सेल होता है, जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी, ठीक है। तो गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, ओके, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड गोनेड हॉर्मोन्स। क्या क्या हार्मोन का नाम है, क्या क्या जरूरी है, मैं बताऊंगा जब रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 9 more minutes, आफ्टर दैट द विंडो विल शट। तुम लोग को मालूम ही क्या करना है, दोबारा से आकर के फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट में दोबारा आकर के ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते, तब तक हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल देना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डाल देना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग पहले मेल का सिस्टम देखेंगे, फिर फीमेल का सिस्टम देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, सॉरी गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, फिर हम लोग गैमेट ट्रांसफर पे थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम लोग जैसे एपिसोड बाय एपिसोड पढ़ते हैं ना, वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। वहां पे इम्प्लांटेशन भी पढ़ा दूंगा प्रेगनेंसी के साथ साथ, ठीक है, एक साथ हो जाएगा। चलो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। पहला जो है वो हो गया तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है जी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि जो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल के केस में बोलूंगा तो जो ओवम को प्रोड्यूस करेगा, तो जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। उसके अलावा जितना है सब कोई सेकेंडरी है। प्राइमरी मतलब मेन, मेन काम क्या है भाई सेक्स ऑर्गन का, सेक्स गैमेट को प्रोड्यूस करना ना, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है टेस्टिस। टेस्टिस में भी कौन करता है बाद में बताऊंगा, पहले तो लिख लो टेस्टिस, ठीक है। प्लूरल में लिखते हैं TESTES, सिंगुलर इसका होता है TESTIS, ठीक है, होता 2 है ना, तो 2 टेस्टिस मौजूद होता है, ओके। टेस्टिस जो है बच्चों, क्यों इसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज इट फॉर्म्स द मेल गैमेट, मतलब स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन ये टेस्टिस करता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया तुम्हारा। फिर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो मर्दों में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बच्चों क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, ओके। इसको हम लोग फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कुछ छूटेगा। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी, एक हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है जी, एक हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब जो तुमको बाहर से दिखेगा, एक्सटर्नल, बाहर से दिखता है। फिर आता है बहुत सारे ट्यूब्स मिलता है, बहुत सारे पाइप्स का सिस्टम होता है, ट्यूब का सिस्टम होता है, एक एक करके हम बताएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जेनाइटल डक्ट, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, जेनाइटल क्योंकि ऑब्वियसली जेनाइटल टर्म तो आएगा ही। उसके बाद फाइनली वी हैव दी एक्सेसरी, मतलब हेल्पिंग एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बच्चों, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है जी। ये हमको पढ़ना है। अभी एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आता है बताता हूं, रुको एक एक करके, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जो मदद कर रहा है, अलग अलग टाइप का वो फंक्शन कर रहा है। कोई ट्यूब है तो वो ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है वो तुम्हारा सेक्सुअल एक्टिविटी में, इंटरकोर्स में मदद करेगा। फिर तुम्हारा एक्सेसरी ग्लैंड वगैरह जो, एक एक्सटर्नल जेनिटलिया ऐसा है जो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, और जो तुम्हारा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गया, हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गया ना बच्चों, वो हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में, उसका भी अलग अलग सिक्रीशन होता है जो सीमेन को अलग अलग तरीके से मदद करता है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। पहले तो बता देता हूँ है क्या, इसमें क्या क्या आता है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है बच्चों, उसमें 2 चीजें आएंगी, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा स्क्रोटम, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होता है, जो बाहर में ऐसा झूला हुआ रहता है एब्डोमेन के नीचे मर्दों में, ठीक है। दो स्क्रोटम होता है। बहुत लोग स्क्रोटम को टेस्टिस के साथ कंफ्यूज होता है, तो मत होना, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, वो बैग जो तुमको बाहर से दिख रहा है ना, उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा हो गया
जो मेन जो तुम्हारा ये बोल सकते हो कि मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस नहीं होता, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो पेनिस नहीं होता, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। ये तो पहली बात क्लियर कर लो। ओके, मेन सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन का मतलब ये नहीं है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में मदद कर रहा है, नहीं। सेक्स ऑर्गन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो किस में मदद कर रहा है, स्पर्म बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, वैसा होता है। बायो में देखो बहुत चीजें होता है ना कि तुम लोग अगर रेगुलर लैंग्वेज के साथ समझने का ट्राई करोगे तो गलत समझ बैठोगे, तो सही मीनिंग जानना है, बहुत जरूरी है, और सही चीज है। ठीक है, तो स्क्रॉटम एंड पेनिस। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दी जेनाइटल डक्ट्स, क्या क्या ट्यूब मिलता है अंदर में, जेनाइटल डक्ट्स। तो क्या क्या डक मिलेगा, एक मिलेगा एपिडिडाइमिस, ठीक है जी, फिर मिलेगा तुमको वास डिफरेंस, पढ़ेंगे बाद में पता चलेगा क्या होता है। उसके बाद मिलेगा इजैकुलेटरी डक्ट, अभी लिखते जाओ, इजैकुलेटरी डक्ट, और फाइनली तुमको मिलेगा यूरेथ्रा। ठीक है, so epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and urethra, these are the genital ducts present in human beings, मेल स्पेशली बोले तो मेल में मौजूद होता है जी, मेल में मौजूद होता है। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो, उसके बाद ग्लैंड्स कौन सा है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग, जो मदद करता हो, तो ऑब्वियसली वो सीमेन में बहुत सारा मदद करता है, क्या करता है बाद में पता चलेगा। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, अब ग्लैंड का मतलब क्या है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्लैंड का मतलब तुमको अगर 11 में एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा तो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैंड, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ग्लैंड का मतलब ऐसा कोई भी टिश्यू, ऐसा कोई भी सेल, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ सीक्रेट करता हो, कुछ ना कुछ निकालता हो, उसको ग्लैंड बोलते हैं। पसीना निकलता है तो स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, पिंपल से ऑयल निकाल सुडोरीफेरस ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड। फिर तुम्हारा ये हो गया सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, ऑयल ग्लैंड बोलते हैं उसको। उसके बाद अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मतलब कोई भी चीज जो अपने से कोई लीवर निकलता है, बाइल, उसको लीवर भी एक तरह का ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, याद रखना, सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी में क्या है, लीवर है। तो कोई भी सामान, कोई भी, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गेन हो, अगर अपने अंदर से कुछ सीक्रेट कर रहा है तो उसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार का सेल से बना होता है ये सब हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, इतना डिटेल में हमको यहाँ नहीं जानना। तो अभी जो रिप्रोडक्शन में मदद करने वाला जो ग्लैंड है वो क्या है, तो ह्यूमन मेल में ऐसा 3 होता है। ठीक है, क्या होता है 3, एक है तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल, एक होता है तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल, ये पेड़ में मौजूद है, 2 मौजूद होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, उसके पीछे एक सेमाइनल वेसिकल, इस तरफ एक सेमाइनल वेसिकल, तो 2 सेमाइनल वेसिकल पाया जाता है। उसके ठीक नीचे एक तुमको मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही पाया जाता है बच्चों। ठीक है, और मर्दों में एक बात तुम लोग को बता देता हूँ, मेडिकल साइंस के रिलेटेड है, कि मर्दों में यूजुअली आफ्टर 45 इयर्स ये प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होना बहुत कॉमन है, ये पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बहुत मर्दों में होता है। इसको हम लोग प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। उसमें बहुत सारे केसेस में हम लोग सर्जरी करके भी रिमूव करना होता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। ठीक है, ओके, बट बहुत लोग का मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, बट ये यूरिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। एनीवेज, तो उसके अलावा एक और है, तुमको इतना नहीं जानना है, ऐसे ही बता रहा था मैं। उसके अलावा क्या है, एक और है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, छोटा सा होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो काउपर्स ग्लैंड है साइंटिस्ट के नाम पे आया, ये भी 2 नंबर ऑफ काउपर ग्लैंड्स इज आल्सो 2। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स। अभी मिनट, 1 मिनट के आई थिंक विद इन अ मिनट ये खत्म हो जाएगा, तुम लोग को दोबारा ज्वाइन करना है और हम लोग तब आगे एक एक करके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट टेस्टिस फर्स्ट, ओके, एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना है, ओके एवरीवन, चलो। हाँ बेटा, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन